मैं सबसे पहले कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता था। कांग्रेस में भी मैं काफ़ी काम किया वहाँ। फिर मैंने कांग्रेस कमेटी को पूछा था पहले कि भाई यहाँ से मेरा सुकून में इस तरह से बुला रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे अपने पुराने साथी थे वहाँ पर। तो फिर मैं कांग्रेस से निकल गया। मैंने कांग्रेस को कई बात करके मैं इस्लामिया सुकून के साथ शामिल हुआ। वहाँ पर 7-8 साल मैंने वहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा। वहाँ पर उस दौरान में हमने एनसी के साथ कोलिशन हो गया, तो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उस वक्त हमने 18 काउंसलर जिताए पहले। उसके बाद फिर हमने एमपी इलेक्शन में खान साहब को जिताया। फिर एम इलेक्शन में खैर शुरू साइड में था, संस्कार कंस्टिट्यूंसी था, फिर वो सब जीत के आ गए। उस दौरान जो है फिर रीजनल पार्टी का तो कोई खास मतलब जम्मू कश्मीर पार्टी का कोई खास लद्दाख में रोल नहीं रहा, तो हमने सोचा कि भाई हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी आपको, क्योंकि सेंटर में उनके हुकूमत भी थे, तो उस हिसाब से आपने होना भी चाहिए आजकल के दौर के हिसाब से। काफ़ी सारे आपके सपोर्टर थोड़ा बहुत नाराज़ भी लग रहे हैं, आप बीजेपी ज्वाइन करें। बिल्कुल नाराज़ है। अपोजिशन तो खैर होना ही है, अपोजिशन को तो मुद्दा बन गया, लेकिन हमारे खुद अपने खास रिपोर्टर वो भी सपोर्टर जो वो बीजेपी उस वक्त कांग्रेस को जो बोलता था, आप अभी इस वक्त जो है बीजेपी को बोल रहे हैं। उस वक्त जब हम छोटे थे, उस वक्त जब एनसी और कांग्रेस का मुकाबला होता था, तो हमारा जो एक नाला है यहाँ पर उसको पी नाला बोलता था। पी नाला बोलता था। पी नाला इसलिए क्योंकि वो पी नामग्याल को वोट देते, कांग्रेस को हुकूमत है, उनके साथ आप जुड़े हुए, आप एक सीनियर लीडर भी हो भारतीय जनता पार्टी के। क्यों ज़रूरत पड़ा कि आप एज ए काउंसिलर पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी से आप ये इलेक्शन लड़े? इतना क्या मजबूरी आपको हुआ? मैं ऐसा कोई मेरा अपना कोई पर्सनल मजबूरी नहीं। मैंने बोला आप अपने कैंडिडेट निकालो, तो उन्होंने बोला कि मैं सोचा कि भाई कैंडिडेट को जो है हारने के लिए कैंडिडेट निकाल रहा है, खुद अपना इज्जत बचा रहा है, तो ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया। तो फिर उसके बाद मैं तवक्कल किया, मैंने कोई बात नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं निकलूंगा, कोई मसला नहीं। ये सीट जीतना कितना चैलेंजिंग रहेगा सर आपको? नहीं देखो, चैलेंज तो हर जगह होता है। चैलेंज ना तवक्को अपने आपको है, ठीक है, मुझे अपना लोगों पे ऐसा महसूस होता है जो आपके सपोर्टर्स है, वोटर है, आपको भी हाँ कह रहा होगा, बाकी कैंडिडेट्स को भी हाँ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हमारे वोटर्स जो है, हमारे सपोर्टर्स जो है, ऐसा नहीं है। एनसी और आईएनसी यानी कि एनसी और कांग्रेस की जो कॉलिशन है, उसे आप किस तरह देखते हैं? कोलिशन करना नहीं चाहिए था। इन चीज़ों पे काम करने की अशद ज़रूरत है सर। जैसे आपने फरमाया, सबसे पहले तो एयरपोर्ट बिल्कुल ही ज़रूरत है सर। उसके बाद करप्शन सर, पॉलिसीज़ जो ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ है, और साथ ही साथ हेडक्वार्टर रोटेशन को लेके आप लोग इस पे कुछ कर रहे हैं सर? वही ना, हेडक्वार्टर रोटेशन की बात भी आप कर रहे हैं ना। मैं अभी तक किसी ने इस बात पर मुद्दे पे छेड़ा ही नहीं। यही तो मैं अफसोस के साथ एक्सक्यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये या तो किसी के हेडक्वार्टर रोटेशन क्यों नहीं होना चाहिए भाई, हमारा हक नहीं है। वादा हुआ था, वादा भी हो गया है। एक डिविजनल कमिश्नर के लिए जब इतना लोग लड़ा है, तो अभी तो यहाँ पर तो सारा कमिश्नर आए हुए हैं, सारे डायरेक्टर्स आए हुए हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर हमको यहाँ दिया हुआ है, वो भी अभी यहाँ से ग्राउंड से गायब। पोजीशन हमेशा यही ब्लेम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आप लोग जब भी कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, तो आप लोग बार बार यही बोलते हैं कि इस बार हम 6 नॉमिनेशन और 8 नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहोगे? देखो भाई, मैंने तो कभी सुना भी नहीं, ना मैंने कभी बोला है इस बात को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर से एक बार सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को हम खैर मक़दम करते हैं कारगिल टुडे में। 5th लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के इलेक्शंस के चलते कोशिश हमेशा यही रहा है हमारा, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के कैंडिडेट से मिल के उनके राय मशवरे आप लोगों तक पहुँचे, और साथ ही साथ जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं 5th LHDC इलेक्शन में, उनके भी राय मशवरे आप लोगों तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। तो दर्शकों, आप लोगों का ज़्यादा वक्त, ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए, फिर से एक बार मैंने ऐसे एक शख्सियत को मैंने आज दावत दी है, ऐसे एक पर्सनैलिटी को आज मैंने दावत दी है, ऐसे एक पॉलिटिशियन को मैंने दावत दी है, ऐसे एक सोशल एक्टिविस्ट को मैंने दावत दी है जो तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब हाजी इनायत अली साहब आज हमारे साथ जुड़ेंगे। साबिका चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल ददन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, साथ ही साथ सीनियर बीजेपी लीडर भी है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, और लास्ट में कंटेस्टिंग कैंडिडेट है पोयन अकचमल कॉन्स्टिट्यूंसी के 5th LHDC इलेक्शन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ आने का। आज बहुत मुद्दत के बाद आप मेरे साथ मुखातिब हुआ है, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 सवालात करेंगे सर रिलेटेड टू 5th LHDC इलेक्शन इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आप तारुफ के मोहताज नहीं जनाब, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ददन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। उस दौरान काफ़ी कंट्रीब्यूशन देखने को मिला सर आपका। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से आप लोगों के साथ आप
एडजस्ट नहीं होते थे। आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपके साथ किसी भी तबके के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी मजहब के, किसी भी पार्टी के आदमी आपके पास आते थे, आप उनका काम हमेशा आप फ्रंट लाइन पे बैठ के आप उनका काम करते थे। सवालात से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर, थोड़ा बहुत अपना पास्ट एक्सपीरियंस, अपना पास्ट कंट्रीब्यूशन, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट करगिल के लिए बल्कि खित्ते लद्दाख के लिए आपका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा सर, थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों तक आप शेयर करोगे। इसके बाद इंशाल्लाह मैं फर्दर आपसे सवालात करूँगा। बिल्कुल। बड़े बड़े मोटे मोटे कंट्रीब्यूशन। मैं सबसे पहले कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता था। कांग्रेस में भी मैं काफ़ी काम किया वहाँ पर जो उसके पहले फिर कमांडर हसन साहब जब MP इलेक्शन निकला उसमें भी हम बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा मेरा। तो उसके हाजी निसार साहब को निकाला तो उस वक़्त भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहा। तो उसके बाद फिर यहाँ कांग्रेस को फिर कांग्रेस की तरफ से गए थे मैं वहाँ पर इस्लामिया स्कूल में, वहाँ पर एज ए यूथ का हिसाब से मैं वहाँ पर मेंबर के लिए चुना गया। तो फिर मैंने कांग्रेस कमेटी को पूछा था पहले कि भाई यहाँ से इस्लामिया स्कूल में इस तरह से बुला रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे अपने पुराने साथी थे वहाँ पर। तो खैर वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ के उलमा साहब ने, वहाँ पे सदर साहब शेख अहमद मोहम्मदी साहब मरहूम, खुदा उनको जन्नत नसीब करें, तो उन्होंने बोला कि नॉन पॉलिटिकल हमको आदमी चाहिए, तो आप लोग जब भी आएगा तो आप पॉलिटिक्स छोड़ के आना यहाँ पर। तो फिर मैं कांग्रेस से निकल गया। मैंने कांग्रेस को खैर बात करके मैं इस्लामिया स्कूल के साथ शामिल हुआ। वहाँ पर 7-8 साल मैंने वहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा। वहाँ पर उस दौरान में हमने NC के साथ कोलेशन हो गया, तो NC नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उस वक्त हमने 18 काउंसलर जिताए पहले। उसके बाद फिर हमने MP इलेक्शन में खान साहब को जिताया। फिर M इलेक्शन में खैर शुरू साइड में था, संस्कार कंस्टिट्यूंसी था, फिर वो साहब जीत के आ गए। तो उसके बाद दोबारा इलेक्शन हो गया, तो उसमें फिर NC का फिर दोबारा वहाँ पर हमने काउंसलर थोड़ा कम रहा, पहले की तरह नहीं रहा। फिर थोड़ा पॉलिटिकल उसकी वजह से वहाँ पर इस्लामिया स्कूल के अंदर कुछ क्राइस हो गए, तो उस वजह से फिर हमको बाहर निकलना पड़ा वहाँ से, उस डिज़ोल्व करना पड़ा। तो डिज़ोल्व करने के बाद फिर मैं PDP में मुफ्ती साहब ने मुझे बुला के ले गया, तो वहाँ पर मेरा काफ़ी ये रहा। तो उस वक़्त मैं एज MLA में वहाँ सीट देखा तो 2nd नंबर पर मैं रहा। तो मुफ्ती साहब ने मुझे एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन उन्होंने मुझे दे दिया, उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी भी मुझे मुफ्ती साहब का एहसास है, महबूबा मुफ्ती का भी एहसास है, क्योंकि उनकी वजह से जो है मैं थोड़ा यहाँ पर काफ़ी यहाँ मुझे लोगों का खिदमत करने का मौका मिला। उसके बाद फिर स्टेट का जो ये हो गया, तो उस दौरान जो है फिर रीजनल पार्टी का तो कोई ख़ास मतलब जम्मू कश्मीर पार्टी का कोई ख़ास लद्दाख में रोल नहीं रहा। तो हमने सोचा कि भाई हम BJP ज्वाइन करेंगे, क्योंकि BJP इसलिए ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है करगिल में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट तो BJP का था, तो करगिल वाला बिल्कुल पीछे रहा। करगिल वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशन रहा नहीं, कोई रब्ता ही नहीं रहा। तो हमने ज़रूरी समझा कि भाई हम BJP ज्वाइन करेंगे ताकि लोगों को कुछ काम कर सके। खैर लोग नज़रिए से क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे जो है डेवलपमेंट के लिए जो है हमको रूलिंग पार्टी का, रूलिंग सरकार का हमको ज़रूरत था। तो उस बेस पर जो है हमने ये सोच समझ के अपने जितने भी हमारे साथी थे, जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, उन सब से हमने मशवरा करके हमने BJP ज्वाइन किया। तो BJP ज्वाइन करने के बाद उसके बाद पंचायत इलेक्शन हुआ, तो उसमें हमने BDC के दो करगिल से ही, संस्कार को छोड़ के करगिल से ही 2 तो हम मैंडेट पे जीत गए, 2-3 सीट पे हम एक वोट 2 वोट से हार गए। तो एक तो हमारा टेस्पोन वाला BDC था, वो हमारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहा, उसमें कुछ वहाँ कैंडिडेट हमारा रहा, तो लोगों ने बोला कि इंडिपेंडेंट निकालो, तो हम कुछ लोगों ने वहाँ कुछ पंच लोगों ने हिमायत किया कि भाई हम आपको देंगे। खैर वो हमने इंडिपेंडेंट निकाला। तो अभी हमारा इस वक्त इलेक्शन शुरू हो गया, तो इस साल जो है BJP का जो है सही तरीके से जो है BJP जो है कंटेस्ट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। तो यही मेरा रोल रहा है यहाँ तक। बिल्कुल सर। तो हाजी साहब कहने का मतलब है कि आपने अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो कांग्रेस से ही कांग्रेस से आपने शुरू की है, और साथ ही साथ एज ए यूथ लीडर सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका काफ़ी रोल और एक्टिविटीज़ आपका। वो अलग बात है, वो पॉलिटिकल से रिलेटेड नहीं है, वो पर्सनल मतलब हमने काफ़ी मतलब लोगों का ये किया। उससे पहले हमारा यूथ वॉलंटरी फार्म का एक हमारा फार्म था, उसमें भी हमने NGO था, उसमें भी हमने काफ़ी काम किया, काफ़ी लोगों का खिदमत किया।
मौका मिला, अल्लाह का शुक्र है। यूथ को आगे लेने की यूथ को आगे लेने की हमने बहुत कोशिश किया और काफ़ी आगे हुआ भी उस वक्त। तो खैर बीच में फिर हमारा करगिल का पॉलिटिक्स ऐसा है, तो जब इलेक्शन आता है, कुछ आता है, तो उस वक्त फिर सब बिखर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने अभी फरमाया सर कि आप महबूबा मुफ्ती और उनके वालिद साहब का काफ़ी आप ये है मुफ्ती सईद साहब का काफ़ी आप शुक्रगुजार है। काफ़ी उन्होंने PDP में एज ए चेयरमैन लोगों की खदमत करने की, तो लोग थोड़ा बहुत ये जानना चाहते हैं सर, ड्यूरिंग चेयरमैन तकरीबन आप 5 साल आप रहे सर, उस वक्त 3.5 साल आप रहे, तो उस वक्त पब्लिक वेलफेयर में और डेवलपमेंट में आपका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, थोड़ा बहुत ब्रीफ करें। बिल्कुल, मैं किसी को अभी भी हूँ, कोई भी मेरे दरवाजे पे आता है तो मैं उसको कभी इस नज़र से नहीं देखता हूँ कि भाई आप कांग्रेस का है या किसी पार्टी का है या किसी तंजीम का है या किसी मज़हब का है। मैं समझता हूँ कि भाई जो भी आए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कुछ का काम बनते हैं, कुछ का नहीं बनते हैं। तो मेरे दिल में कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, कोई खोट नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम करगिल वाला सब एक है। ये जिस वक्त जो इलेक्शन चल रहा है, बाकी उनका नजरिया क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपने हिसाब से खैर लोगों को मैं जितना हो सके, मैं जो भी हो मेरा, चाहे एनसी से रिलेटेड हो, चाहे कांग्रेस से रिलेटेड हो, चाहे किसी तंजीम से रिलेटेड हो, मैंने किसी को भेदभाव नहीं किया। उस कुर्सी पर भी मैं बैठा तो उस वक्त भी मैंने काफ़ी लोगों का काम किया जो कि मेरे अपोजिशन में भी थे, जो कि मेरे तंजीम से बाहर भी थे, तो उनका भी मैंने काम किया। क्योंकि इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे वो कुर्सी जो है वो मुझे एक समझो खुदा ने ऊपर वाले की मदद से, ऊपर वाले की दुआ से मुझे मिला था। उस वक्त तो हम भी देखते थे सर, पार्टी के कम अपोजिशन के ज़्यादा लोग आपके पास। बिल्कुल, सब आते थे मेरे पास, अभी भी आ रहे हैं। अभी भी मेरे पास अपोजिशन के बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी हमारा ये काम है, ये काम है। मैंने किसी को वापस नहीं किया। आप करगिल में किसी भी अपोजिशन किसी से पूछो कि हाजी इनायत के पास जाके हमको वापस किया, कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कभी किसी को वापस नहीं करता हूँ, क्योंकि जो हो सकता है हमको करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। लोगों का खिदमत करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मजबूरन एब्रोगेशन के बाद, लद्दाख फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब रीजनल पार्टीज़ का कुछ यहाँ एक्टिविटीज़ नहीं रहा, तो आपने बीजेपी आपको, क्योंकि सेंटर में उनके हुकूमत भी थे, तो उस हिसाब से आपने बात होना भी चाहिए आजकल के दौर के हिसाब से। काफ़ी सारे आपके सपोर्टर थोड़ा बहुत नाराज़ भी लग रहे हैं, आप बीजेपी ज्वाइन कर। बिल्कुल नाराज़ है, अपोजिशन तो खैर होना ही है, अपोजिशन को तो मुद्दा बन गया, लेकिन हमारे खुद अपने खास रिपोर्टर वो भी सपोर्टर जो वो भी नाराज़ है। लेकिन नाराज़ होने की वजह सर, वजह ये बीजेपी या एंटी मुस्लिम ऐसा कुछ मुझे लगा रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। देखो भाई, ये तो हिंदुस्तान का सियासत है। हर जगह जो है, जहाँ कोई भी पार्टी हो, अपने इलाके के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। अभी हमें करगिल की इस लेजिस्लेटिव इलेक्शन में देखो क्या क्या हर बार इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हर कोई अपना कमज़ोरी, किसी का कमज़ोरी पकड़ के जो है उसको उछाल के उसे वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो एक हमारा एक सियासत का एक सिस्टम बन चुका है। हम क्या कर सकते हैं इसको? वैसे ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया। अब जहाँ जहाँ अपना अपना सिस्टम चल रहा है उसी हिसाब से चला रहा है। करगिल में जब इतना बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, इतना बड़ा मतलब ये चल रहा है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं चल रहा है? जहाँ जिसका जो चलता है वो चला रहा है। तो इसमें वो एंटी मुस्लिम वाला कोई मसला नहीं है। तो पॉलिटिकल मतलब ये है। और दूसरी बात है, चलो जो भी है, हम हिंदुस्तान में इस्लामी पार्टी ढूंढ के कहाँ जाएंगे? अब कांग्रेस को बोलते हैं सेकुलर बोलते हैं। कांग्रेस के टाइम में कभी मतलब दंगा फसाद नहीं हो गया। आप हिस्ट्री देखो, मैं भी कांग्रेस में था। आप गूगल रिसर्च करके देखो कि क्या क्या मतलब उस वक्त हो गया। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया ऐसा इतना एक्टिवेट नहीं था। तब भी यहाँ पर इतने मतलब प्रॉब्लम खड़ा होता था, इतना मतलब अटैचमेंट यहाँ पर पहुँच जाते थे। आज तक तो हर किसी के पास, हर कोई जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब ये पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। उस वक्त ये सिस्टम नहीं था। उस वक्त सिर्फ रेडियो ही था, जो भी होता था रेडियो से सुनता था। तो उस वक्त भी यही दंगे होते थे, फसाद होते थे। कश्मीर में क्या दंगे नहीं हो गए? जम्मू में दंगे नहीं हो गए? तो अभी तो बीजेपी को आके कितना साल हो गया, अभी आके सत्ता में आके। उससे पहले जो है कांग्रेस का सरकार था, कहीं जनता पार्टी का था, कहीं मिसाल और कोई सरकार था, कम्युनिस्ट पार्टी का कंबाइंड मतलब वहाँ पर ज्वाइंट सरकार थे। जो भी सरकार थे हिंदुस्तान में, क्या उनके वक्त दंगे नहीं हो गए? ये दंगा जो है ये इसलिए होता है, पॉलिटिशियन जो है कुछ तो ऐसे हो जाते हैं, तो लगते हैं जो रूलिंग पार्टी जो है वहाँ रूलिंग हुकूमत है उसके गर्दन में लग जाते हैं। अगर किसी गली में कोई मुर्गी भी मर जाता है तो सरकार के गले में पड़ जाता है, रूलिंग पार्टी के। वो तो हर किसी स्टेट में भी ऐसे ही हो जाता है। तो अभी राजस्थान में देखो वहाँ क्या हालत हो रहा है। तो ये तो होता ही, ये तो नेचुरल बात है। अब उसको लोगों ने इशू बना के, लोगों को कान भरा के अपना वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बाकी करगिल के अंदर जो है बीजेपी को अगर ख़त्म करेगा, कोई बोलते हैं बीजेपी को हराम है वोट देना, लेकिन कोई फतवा नहीं है, कोई मुजतहिद का कोई फतवा नहीं है। ये कोई फतवा नहीं है, ये अपने आप बोल रहे हैं, ये मुहिम चला रहे हैं।
अगर बीजेपी अगर हराम होता तो बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करने वाले आज तक चुका के क्यों बैठे? जब स्टार्टिंग में मैंने किया उस वक्त फतवा लगाया था, भाई आपने ज्वाइन किया तो हराम ही बोलना था। सिर्फ वोटिंग के टाइम पर हराम हो गया, इलेक्शन के दौर, सिर्फ इलेक्शन के दौर पर हराम हो गया। इससे पहले हराम क्यों नहीं बोला? इससे पहले मेंबर से क्यों नहीं बोला? इससे पहले जुलूस में क्यों नहीं बोला कि भाई बीजेपी ही हराम है बोलना था? ये किसी मुजतहिद का कोई ये तो नहीं है, कोई हुक्म तो नहीं है, कोई फतवा तो नहीं है, और फतवा तो कोई डाल दे नहीं सकते हैं। ऐसा मतलब आम आदमी कोई फतवा नहीं दे सकते। हमने इससे पहले के सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का मैंने एंट्री कर रहा था सर सांगरा से, उसका भी यही कहना था। उसे वो पहले कांग्रेस में था तो उसे बुद्धिस्ट सफदर के नाम से जाना जाता था। अब यही कांग्रेसी वाले बीजेपी, उस वक्त कांग्रेस को जो बोलता था, अब अभी इस वक्त जो है बीजेपी को बोल रहा है। उस वक्त जब हम छोटे थे, उस वक्त जब एनसी और कांग्रेस का मुकाबला होता था तो हमारा जो एक नाला है यहाँ पर उसको पी नाला बोलता था। पी नाला बोलता था। पी नाला इसलिए क्योंकि वो पी नामग्याल को वोट देते, कांग्रेस को वोट देते, वोटर सब वहीं थे। और दूसरा जो है कांग्रेस को उस वक्त भी इसी नज़र से देते थे जो इस वक्त बीजेपी को देख रहे थे। बिल्कुल वही उसका कहना है। अब वही आदमी लोग जो है इस वक्त कांग्रेस में गए हुए हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग, कैसे बोल रहे हैं। अब लोग तो सब इतना बेवकूफ़ नहीं है कारगिल वाले की, सब समझदार सकते हैं। क्योंकि ये एक इसका आज के जो अभी आज के दौर का जो अभी इस वक्त जो इलेक्शन का जो माहौल है, इसमें एक मुद्दा बना है। ये जो इल्ज़ाम जो इस वक्त बीजेपी लग रहा है, इससे पहले कांग्रेस के ऊपर लगते थे। कांग्रेस वालों को बुद्धिस्ट बोलते थे। वो अखुन सफदर साहब ने शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वहाँ पर, वो शायद बोल रहा था कि भाई बुद्धिस्ट सफदर बोल के, हम लोग ही बोलते थे। यहाँ पर इस्लामिया स्कूल को गोनपा बोलते थे, तो उस वक्त इस्लामिया स्कूल शेखों को लामा बोलते थे। उस वक्त प्रो कांग्रेस था क्योंकि इस्लामिया स्कूल कांग्रेस के साथ था और ये जो अंजुमन साहिब जमान जो है वो एनसी के साथ था, तो और मुंशी साहब एनसी के साथ था। तो वहाँ पर उस वक्त और कोई माहौल था, लेकिन माहौल था, लेकिन आजकल के हिसाब से नहीं था। क्योंकि उस वक्त आदमियों के ऊपर भरोसा था, आदमियों के ऊपर एतबार था, अथेंटिक थे लोग, वो जो भी था वो सही था मतलब उस वक्त। और कुछ पुराने कांग्रेसी अभी भी जो है उसी लाइन पे चल रहा है। जो कुछ कांग्रेसी जो है उसी कांग्रेसी को लेके चल रहे हैं वो, क्योंकि उनका बिल्कुल अकीदा ही कांग्रेस हो गया है। समझ गए ना? उस वक्त जैसे आपने फरमाया सर, उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी इतना नहीं था। आपको लगता है इस वक्त सोशल मीडिया ही माहौल ख़राब कर रहा है? सोशल मीडिया माहौल ख़राब कर रहा है, लेकिन उस वक्त रेडियो पे जो सुनता था उसके बगैर भी जो लोग को ज़बान तेज थे वहाँ पर उस वक्त लोग आपस में ही डिस्कस करके आपस में ही मतलब सोशल मीडिया से ज़्यादा लोगों के बात ज़्यादा उछलते थे वहाँ। उस वक्त सिर्फ रेडियो ही था बस, और कुछ ना टीवी था ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था सोर्स, सिर्फ रेडियो पे सुनता था, रेडियो पे न्यूज़ सुनता था। तो इसी से लोग ये करते थे, तो इसी पर यहाँ पर लोग बाहर जो बात जाते थे, और ना ज़्यादा ये था मतलब मूवमेंट था, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम थे। इतना बड़ा टैक्सी में जब वहाँ दो तीन ट्रकें थे, शायद एक दो टैक्सी था कि जीप था, प्राइवेट जीप था, बस इतना ही था, और ज़्यादा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। इससे पहले कोई ये भी नहीं था कि लोग सुबह आए तो संस्कार पहुँचे, शाम को संस्कार पहुँचे, ऐसा कोई माहौल नहीं था। बिल्कुल। अभी की इलेक्शन की अगर हम बात करें तो सर, ये इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता चलेगा या 10 दिन चलेगा या महीना चलेगा। इस महीने में भाई से लड़ाई, जंजोस दर्शन से जंगती ख़ानदान लड़ाई, यार दोस्त से लड़ाई, क्योंकि इसके बाद तो इलेक्शन तो ख़त्म होना है, फिर 5 साल हमें एक साथ मिल के ही बैठने। क्या कहोगे सर? देखो ये 4 दिन का खेल है, ये 4 दिन का खेल है। इसमें मैं तो कभी नहीं चाहता हूँ, देखो भाई एक को जीतना है, एक को हारना है। ये कोई नहीं जीतेगा तो भी कारगिल वाला ही जीतना है, हारना है भी तो कारगिल वालों को हारना है। यहाँ कौन सा जम्मू वाला, कौन सा पंजाब वाला, कौन सा लेह वालों को हारना है कि जीतना है। यहाँ पर हमको माहौल जो इस वक्त ये कर रहे हैं ये गलत है कि भाई ये हमारा वोटर है, ये हमारा ये है, ये चीज़ गलत है। मैं अपना एक कैंडिडेट है यहाँ पर हमारा, मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं उनके घर गया तो मैं वहाँ जाके उनको बोला भाई आप वोट उनको दे दो, भलाई मुझे कोई अपने बच्चे को दो, क्योंकि उसका हक है, उसको देना ही देना है। क्योंकि वो मैं उसको वोट मांगे, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन मैं डोर टू डोर जा रहा तो उनके घर भी मैं छोड़ नहीं सकता था। अगर मैं उनके घर में छोड़ के जाता तो ये एक रंजिश, एक बॉस, अदावत जैसा पता था, एक गलत मैसेज आता। मैं उनके घर में गया, मैंने बोला भाई देखो ये बहना, उनकी बहन थे वहाँ पर, मैं कहा देखो बहना आप अपना वोट जो अपने भाई को दे दो, क्योंकि मुझे मत दे दो। मैं सिर्फ सलाम करने के लिए आया, मैं इसलिए आया ताकि मैं इस हमसाय के में आपके हमसाय में पहुंच गया, आपके घर नहीं निकला तो आप सोचेगा ये कितना मतलब घमंड है, इसको कितना ईगो है। तो मैं सिर्फ सलाम करने के आया और मैं यही करने के लिए आया। बिल्कुल। तो यही मैं उनके रिश्तेदार सब जितने भी रिश्तेदार थे उनके, उन सबको बोल के आया मैं वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस सब 1-2 सवाल इंशाल्लाह आपसे होगा सर, उसके बाद मैं प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। आप 5th LAHDC इलेक्शन के लिए आप कंटेस्टिंग कैंडिडेट है सर, पॉइंट अक्समल के लिए, थोड़ा बहुत उसके हवाले से आप ब्रीफ करोगे? क्यों ज़रूरत पड़ा सर आपको LAHDC एज ए काउंसलर आप कंटेस्ट करना? क्योंकि आपके
पास बहुत बाकी ऑप्शन भी पीछे थे सर, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के साथ आप जुड़े हुए, आप सेंटर गवर्नमेंट जो अभी सेंटर में जिनका हुकूमत है उनके साथ आप जुड़े हुए, आप एक सीनियर लीडर भी हो भारतीय जनता पार्टी के, क्यों ज़रूरत पड़ा कि आप एज ए काउंसिलर पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी से आप ये इलेक्शन लड़े? इतना क्या मजबूरी आपको हुआ? मैं ऐसा कोई मेरा अपना कोई पर्सनल मजबूरी नहीं था, मेरा निकलने का कोई इरादा नहीं था। मैं खुद मतलब इसमें कौंसल में आने का तो मैंने सोचा भी नहीं था मैं खुद, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरे लोगों ने ही मुझे उकसाया, सपोर्टर ने उकसाया मुझे कि भाई आपको निकलना पड़ेगा। अब मैं मजबूर हो गया, क्योंकि अगर मैं निकलता तो मुझे मैंडेट पे ही निकलना था, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट तो मैं निकल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पार्टी का एक चेहरा हूँ यहाँ पर करगिल में। लार्जेस्ट में एक पार्टी, लार्जेस्ट हो चलो जो भी हो, पार्टी का मैं सबसे बड़ा जो करगिल के इसमें जो है मैं एक चेहरा था, तो मैं मैंडेट के बगैर मैं लड़ नहीं सकता था। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इस तरह निकलूंगा कि इस तरह से करूँगा। तो मुझे अपने सपोर्टर ने कहा कि आपको निकलना है, तो मैंने साफ बोला उसको भाई मैं निकलूंगा तो मैं बीजेपी मैंडेट पे ही निकलूंगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट में नहीं लड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप खुद बीजेपी में गया है तो आपके सिंबल से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप बीजेपी के ही है, तो इसको आप अगर सेब रखेगा या एक्सटेंडर रखेगा, किटली रखो तो फूल रखो, उससे क्या मतलब है? आप खुद बीजेपी का है तो हमको बीजेपी के सिंबल पे वोट डालने में हमें क्या प्रॉब्लम है? तो और दूसरी बात ये कहा कि भाई आपको निकलना ही निकलना है। अब मैंने उनको ज़ार पार किया, भाई मुझे थोड़ा घरेलू प्रॉब्लम भी है, और दूसरी बात यह है कि मैं अगर हार जाएगा तो आप लोगों के लिए मुश्किलात हो जाएगा, क्योंकि मेरा जीतने का कोई इम्कान नहीं है। मैंने साफ बोला उसको, मैंने कोई जीतने का इम्कान नहीं है, तो आप लोगों के लिए परेशानी आएगा, 5 साल जो है आप लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक माहौल बना हुआ है, ये मेरा पार्टी है इसी को मिलेगा, ये मेरा इसने मुझे वोट दिया था उसी को देगा, क्योंकि यही माहौल बना के रखा हुआ उन्होंने। तो कहता है जी हमको कुछ ज़रूरत नहीं है, हम तो आज तक कुछ जैसे बैठे वैसे बैठे हैं, लेकिन आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप सिर्फ करगिल पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ज़रूरी नहीं है, हमको पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों के लिए हर किसी के लिए आप काम करते हैं, हर फ़िरके के लोगों के साथ बात करते हैं, आप हर पार्टी के लोगों के साथ बात करते हैं, उनके साथ आपको काम करता है, कोई भेदभाव नहीं रखते, तो हर किसी के लिए आप ज़रूरत पड़ेगा। हमारे लिए ज़रूरत नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए हर किसी के लिए ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको निकलना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा इनकार करने से मैंने सोचा यार ये डर रहा है, तो मैंने बोला आप अपने कैंडिडेट निकालो। तो उन्होंने बोला कि मैं सोचा कि भाई कैंडिडेट को जो है हारने के लिए कैंडिडेट निकाल रहा है, खुद अपना इज्जत बचा रहा है, तो ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया। तो फिर उसके बाद मैं तवक्कल किया, मैंने कोई बात नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं निकलूँगा, कोई मसला नहीं है। मैंने अपना प्रॉब्लम सारा पीछे रख के फिर मैं आगे आना पड़ा मुझे इस तरह से। क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्लानिंग लेके आप ये, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ सर, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करता हूँ, क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या कुछ स्ट्रैटेजीज नए प्लान लेके? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपका, ये बहुत बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि अभी मैंने टूर लगाया तो सबसे पहले तो बेसिक फैसिलिटी बहुत कम है हमारे कंस्टिट्यूंसी में, जैसे पानी का बहुत दिक्कत है, खुशहाली के साथ साथ जो है, और दूसरा पीने का पानी भी बहुत शॉर्टेज है। हुंदुरमान से लेके यहाँ हमारे नहीं इधर क्या बोलते हैं अपना रोंग, अचमल के लास्ट हमारा रोंग पड़ता है, इधर हुंदुरमान से लेके वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पानी का दिक्कत है। वहाँ पर इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, और कुछ जगह पर पीने के लिए पानी नहीं है। दूसरा प्राइमरी जो स्कूलें हैं वो उनका खासा हालत है, प्राइमरी स्कूल का, क्योंकि उनमें क्या हुआ है वहाँ पर कि रोल बिल्कुल रखा ही नहीं लोगों ने, क्योंकि वहाँ टीचर्स जो है ख़ास तरह से वहाँ पर रखे ही नहीं है, किसी को अटैच करके कहाँ ले गया या किसी को कहीं ले गया, तो वहाँ पर कोई टीचर का भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि इनका जो बिल्डिंग का भी खासा हालत है कुछ जगहों पर, तो एजुकेशन का थोड़ा ये करना पड़ेगा, और पानी का और पीने का पानी का सबसे बेसिक, और थोड़ा दो कुछ जगहों पे जो है रोड का भी प्रॉब्लम है वहाँ पर। एक मैंने रोड सेंक्शन करके दिया था, मैं जब चेयरमैन था, ये रकीना तो टिकीना, वो मैं सेंक्शन करके दिया था। अभी क्या स्टेटस है उसका? बिल्कुल जीरो। वो टेंडर वो फंड्स कहाँ गया, वो सेंक्शन कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं हमको ये कहाँ रखा है। अभी मैं बाद में मैं सोचा भाई अब तो कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो किसी ने बोला भी नहीं मुझे। जब कल मैं वहाँ पर गया तो सेट पर वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बोला वो रोड का डिमांड रखा। मैंने कहा वो तो मैंने अपने हाथों से सेंक्शन करके दिया था। तो कहता है जी यहाँ तो टेंडर करेगा बोला, कुछ करेगा बोला, लेकिन करते करते अभी तो बिल्कुल सब गायब हो गया बोलते। तो ये कुछ जगहों पर रोड की ज़रूरत है, कुछ जगहों पे पानी का तो बहुत दिक्कत है वहाँ पर। एक जगह वहाँ पर अचमल में एक लिफ्ट इरिगेशन बना हुआ है, सोलर लिफ्ट इरिगेशन, शायद इरिगेशन वाले ने बनाया, किसने बनाया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो एक दफ़ा उन्होंने पानी चलाया, अभी इस वक्त
पैनल शैनल सब टूटा पड़ा पड़ा वहाँ पर। उनके फाउंडेशन में सीमेंट ही नहीं है, पता नहीं कैसे मतलब उसको ये कर दिया है, फाइनल किया है कि नहीं किया वो भी पता नहीं है। अभी इसके बाद में इलेक्शन के बाद चाहे मैं जीते या हारे उसके बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लाखों रुपया खर्चा किया है गवर्नमेंट ने, तो ऐसे पड़ा है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से अभी हमारा खासकर हुंदुरमोन ब्लॉक में भी पानी का दिक्कत है। हुंदुरमोन में भी थोड़ा बहुत अभी पहले कौंसलर ने काफ़ी उसमें मतलब ये किया हुआ है, तो और भी अगर करने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर हमारे पोइन में भी पीने का पानी का प्रॉब्लम है। और यहाँ कोलम्बुर एक जगह है यहाँ पर, हाँ वहाँ तो बिल्कुल आर्मी के साथ ही वहाँ तो जाते ही मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पर बिल्कुल वैरान हो गया वहाँ पर पानी की वजह से। तो इस तरह से मंगोर का भी प्रॉब्लम है, इस तरह पानी का युवा का भी प्रॉब्लम है, फ्रेड का भी प्रॉब्लम है, रोंग का भी प्रॉब्लम है, फरमा के भी प्रॉब्लम है, सारे को पानी का प्रॉब्लम है। और यहाँ पर छुआर में भी हालांकि पानी के नज़दीक बैठे हैं, फिर तब भी उनको ऊपर पानी नहीं पहुँच पा रहा है, उनका भी दिक्कत है। हर जगह कंस्टिट्यूंसी में हर मोहल्ले के लिए कई जगह पीने के पानी का, कहीं जगह जो इरिगेशन के पानी का बहुत दिक्कत है वहाँ पर। तो ये चीज़ इशू जो है पानी और प्राइमरी एजुकेशन को लेकर उन पे आपने ठान ली है, इंशाल्लाह अगर आपको मौका मिलता है सर्व करने का आप इन पे आप काम करोगे। ये सीट जीतना कितना चैलेंजिंग रहेगा सर आपको? नहीं देखो, चैलेंज तो हर जगह होता है, चैलेंज कितना तवक्को अपने तवक्को है, ठीक है, मुझे अपना लोगों पे उम्मीद है, वो खैर लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि भाई कितना हमारा ये रहेगा, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। आगे पहले एडवांस में बोलना अच्छी बात नहीं है, तो ये मेरा आदत नहीं है कि हम ये करें वो करें। लेकिन मसला ये है कि अभी मुकाबला है, फाइट है, तो इसमें हमने करना है, इस चैलेंज को हमने कबूल किया है। तो लोगों का भी अच्छा सपोर्ट है, लोगों का अच्छा रिस्पांस है, मुझे देखने में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। आपको कभी ऐसा महसूस होता है जो आपके सपोर्टर्स है, वोटर है, आपको भी हाँ कह रहा होगा, बाकी कैंडिडेट्स को भी हाँ कह? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हमारे वोटर्स जो है, हमारे सपोर्टर्स जो है, ऐसा नहीं आता, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं किसी पे ऐसा माला बात नहीं कर सकता हूँ। अभी के काउंसिल इलेक्शन में एनसी और आईएनसी यानी कि एनसी और कांग्रेस की जो कॉलिशन है उसे आप किस तरह देखते हो? कोalition करना नहीं चाहिए था उनको, क्योंकि इतना बड़ा पुराना पार्टी है, तो इतना कमज़ोर क्यों हो गया मैं समझ में नहीं आता मुझे। अभी तो बीजेपी का शुरुआत है, बीजेपी तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जस्ट बिगिनिंग है। अभी इससे पहले बीजेपी था, लेकिन वो ना के बराबर था, अभी शुरुआत है। अब शुरुआत में जो है इतना मतलब इनको डर पैदा हो गया कि इन्होंने कोalition कर लिया, और स्टार्टिंग में ही बोला इन्होंने कि आरएसएस और बीजेपी को भगाना है। फिर बाद में फिर बोला कि हम लोगों ने आगे के लिए सोच के, इनका स्टेटमेंट भी मतलब अजीब से आ रहा है, मतलब उसमें भी मतलब ये आ रहा है। लेकिन एनसी का और कांग्रेस का कोalition का मतलब यही है कि इनका शायद मेरे ख्याल से इनका पार्टी खुद महसूस कर रहे हैं वो लोग कि इनका पार्टी कमज़ोर हो चुका है, और बीजेपी से डर रहे हैं। बीजेपी से डर रहा है, बिल्कुल बात तो सही है, और क्या हो सकता है फिर? अगर डरा नहीं तो फिर 70 साल ये लोग अपोजिशन में रहा, वो चूहा बिल्ली का खेल खेलते रहा। तो अभी और दूसरी बात मैं एक चीज़ मैं ही बोलता हूँ कि इनका कोalition का जो पहले जो फार्मूला था, जो स्टार्टिंग में जो अनाउंसमेंट किया था, उस पर रहा नहीं। ये तो लीडरों के बीच में कोalition हो गया है, आवाम के बीच में कोalition नहीं है, क्योंकि हर जगह कैंडिडेट निकल गया उनका। उन्होंने तो बोला था कि हम 50-50 में हम लड़ेंगे, तो उस पर तो रहा नहीं। तो ये इसका मतलब ये जो प्लानिंग जो इन्होंने किया है, इनका मतलब फेल हो गया, कुछ हद तक फेल हो चुका है। कोalition का मतलब जो मकसद है वो सिर्फ नाम का ही कोalition रह गया है, सिर्फ नेतों में ही कोalition रह गया है, आवाम में कोalition नहीं है। बिल्कुल। अब जो नया नोटिफिकेशन निकला सर, उसमें आप किस तरह देखते हो सर? कितना एक्सपेक्ट करते हो कि कोई नया चेहरा भी सामने, इसी तरह अगर बीजेपी से कोई नया चेहरा हो भी सकता है। अभी खैर हमारा ये नहीं हो गया, अभी तक मैंडेट जब पहुंचेंगे उस बाद फिर हम अभी देखेंगे क्या करना पड़ेगा। इसी 3-4 दिन में पता लग जाएगा कि कहाँ पर कुछ चेंज करना पड़े, कुछ करना पड़े। बाकी मैं तो अभी जमहूरियत है, यहाँ कोई भी निकल सकते, इसमें कोई कहीं किसी कैंडिडेट को चेंज कर सकते, एनसी भी कर सकते, कांग्रेस भी कर सकते, इंडिपेंडेंट भी निकल सकते, इसका हम कुछ नहीं बोल सकते। किसके दिल में क्या है वो कौन बोल सकता, अपना अपना स्ट्रेटजी है। बिल्कुल। अब तकरीबन एलएचडीसी काउंसिल को कारगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 साल हो चुके हैं सर एलएचडीसी काउंसिल एक्ट को। क्या लगता है सर, आप भी एक रिस्पॉन्सिबल शख्सियत हो सर, आप भी एक सोशियो पॉलिटिकल आप एक्टिविस्ट भी हो सर, आप भी एनालाइज कर सकते हो इन 20 सालों में लोकल जनरल पब्लिक ने कितना बेनिफिट लिया एलएचडीसी काउंसिल की, और लीडरों का क्या रोल रहा? देखिए, यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, लोगों के तरक्याती काम की बात करते हैं, तो वो तो पैसा आ गया जब से ये अभी इन्हीं 2 साल के अंदर जो है 3 साल के अंदर काफ़ी पैसा है।
तो बाकी 20 साल के बाद देखें तो जितना हमको करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, क्योंकि ये अपना एक हुकूमत था, अपना एक इंडिपेंडेंट मतलब एक कौंसल था। इसमें लोगों ने सारा जो है अपने पार्टी के लिए बस ज़्यादा सोचा है, आवाम के लिए कम सोचा है लोगों ने। जो पार्टी रूलिंग पार्टी रहा उन्होंने अपने पार्टी के लिए सोचा, आवाम के लिए कम सोचा है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हो गया, हमें पता है कि यहाँ पर कितना मतलब काम चल रहा है। अभी इस वक्त हमारे बीजेपी सरकार के अंदर जो है जब से यूटी हो गया तब से यहाँ स्टेट अलग होने के बाद यहाँ पैसा जो है दुनिया भर का पैसा आ गया, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ गया है। लेकिन फिर भी हमारे एजुकेशन लाइन में भी हम बहुत कमज़ोर हैं, इसमें हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो है बहुत सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, हर जगह स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। बाकी डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, इतना हमको कहना है। क्योंकि इस वक्त जो है हमारे कंस्टिट्यूंसी में भी जो है लोग अपने डेवलपमेंट पर कम असर दे रहे हैं, वोटर को लुभाने के ज़्यादा उसमें रहे, ज़्यादा उसमें मतलब तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा शरबा का जो मतलब आवाम का जो जनरल काम है उसमें तवज्जो कम दे रहा है, इंडिविजुअल काम में ज़्यादा मतलब ये कर रहा है, ताकि वो अगले आने वाले इलेक्शन में जो है उसको वोटर बन जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हर जगह मतलब ऐसे ही मतलब हमारा सिस्टम बन चुका है। हमको एक ठोस मतलब एक चीज़ करना है गांव में, ताकि सबको फ़ायदा हो। अभी रोड बन जाता है तो रोड पे सिर्फ गांव वाला नहीं चलते, वो रोड सबका है। आपका बात सही है सर। हमने कई काउंसलर से कभी ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं सर, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की, यही उनका कंप्लेंट रहा है कि लोग लार्ज पैमाने पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में कम तवज्जो ले रहे और इंडिविजुअल, जैसे आपने फरमाया, इंडिविजुअल में ज़्यादा वो लोग इंटरेस्ट ले रहे। इंडिविजुअल में जैसे मुर्गी, जाली, सोलर, उनमें ज़्यादा वो कोई डेवलपमेंट नहीं है ना, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है। जाली देना, मुर्गी देना, ये सोलर प्लास्टिक देना, किसी किसी के जगह पे 5 पर प्लास्टिक पहुंचे हुए, किसी के जगह 5 पर सोलर पहुंचे, 2 सोलर पहुंचे, किसी को बिल्कुल है ही नहीं। उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट जनरल पब्लिक ले रहे हैं। वही कर रहे हैं ना, वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट में कम तवज्जो दे रहे हैं। मैं किसी काउंसलर को दोष नहीं दे रहा हूँ, मतलब किसी को पर्सनल मतलब नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात करता हूँ। आम हमारे कारगिल के जो आवाम का जो इस वक्त रूटीन चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या किसी को पार्टी को नीचे दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपने बोला कारगिल को किस नज़र से, 20 साल की बात कर, 20 साल में से पहले तो मैं पॉलिटिक्स में था ही नहीं, मैं सिर्फ ऐसे एक वर्कर था, एज ए वर्कर था। लेकिन अभी देखा जाए तो आप खुद देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं कि डेवलपमेंट, ठोस डेवलपमेंट में कम तवज्जो दे रहे हैं, वोटर्स को लुभाने में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक आ रहा है, जिसमें सोलर पैनल आ रहा है, जिसमें मिसाल के तौर पर जाली आ रहा है, जिसमें मुर्गी आ रहा है, जिसमें बेड आ रहा है, ये कोई मतलब नहीं है। और दूसरा जो भेड़ बकरियां जो मतलब डेवलपमेंट देते हैं वो किसी काम के लिए दे रहे हैं। अभी ग्राउंड लेवल पे देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से वो किसी में, यहाँ खासकर जो हमारे एरिया में जो है कई जगह वो भेड़ बकरी दिखाई नहीं देते। वो जिस पर्पज़ के लिए दिया है, जिस मकसद के लिए दिया है गवर्नमेंट ने, उसमें है नहीं वो कहीं नज़र नहीं आता है। वो नस्ल के लिए दिया हुआ है, ये कुछ प्लानिंग के हिसाब से दिया होगा ना। लेकिन गवर्नमेंट जब दे दिया, कौंसल ने दे दिया, उसके डिपार्टमेंट उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। डिपार्टमेंट भी तो उसी में शामिल है, डिपार्टमेंट में वही काम कर रहा है। जब कोई स्कीम है तो उस स्कीम को प्रॉपरली चलाओ, तब जाके काम आएगा। तो वो तो चीज़ है नहीं। बिल्कुल सर। बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा सर, उसके बाद मैं आपसे एक मैसेज और अपील के साथ इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। जब हमने आपके आला अहदेदार से हमने बात करने की कोशिश की सर, बीजेपी के आला अहदेदार, ये 5th LHD से इलेक्शन होगा जो बीजेपी की अगर हम बात करें तो आपकी क़यादत में, आपके मॉनिटरिंग में, आपकी सुपरविजन में जो है पूरा बीजेपी जो है ये इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करने जा रहा है, आपका आला अहदेदार का कहना है। बस मेरा क्वेश्चन ये होगा सर कि क्या कुछ आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करते, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? बाय द वे आप लोगों को मौका मिलता है सर्व करने का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्या कुछ आप लोगों का प्रायोरिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा? पहले मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे दिया था, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात है। देखो, सबसे पहले जो हमारा डेवलपमेंट में ये नहीं है कि मतलब सिर्फ बाकी चीज़ जो अब हम रूटीन में आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छा तरक्की हो लोगों में। यहाँ पर हमारे इशू बहुत है, हमारे प्लेटो एरिया का भी इशू है, लैंड का मसला है, हमारा एयरपोर्ट का मसला है, हमारा हवाई जहाज़ का सर्विस का मसला है, हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ हमारे एंगेजमेंट का भी इशू है, यहाँ बहुत सारे इशू है।
उन सब का इशू है, उन सब के हम काम करने के में है। दूसरी बात जो है, यहाँ पर रेलवे लाइन जो अभी लेह में सेंक्शन हो चुका है, हम उसकी बात भी हम बात कर सकते हैं कि यहाँ भी मनाली टू वाई श्रीनगर या मनाली टू वाई लद्दाख जो है श्रीनगर तक रेलवे लाइन बिछाने की, हम ट्रैक बिछाने की हम कोशिश में वैसे भी हम डिमांड किया हुआ है। तो हम उन चीज़ों बड़े बड़े मास मतलब, क्योंकि सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और करप्शन भी क्योंकि करप्शन तो खैर हमारे देन है करप्शन तो देन है, एक सिस्टम बना, ये सिस्टम बना हुआ है। और यहाँ अभी इस वक्त सिबलाई ऑर्डर्स जो निकल रहे हैं वो कुछ लोगों के इसमें जा रहे हैं, ये सब करप्शन के उसमें आता है। अभी जितने भी सिबलाई निकल रहे हैं, हमारे बेरोजगार लड़के जो हैं वो बेचारे कार्ड लेके सिबलाई का रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं, कुछ लोग 10-10 पन्ना सिबलाई लेके घूम रहे हैं। तो करप्शन तो बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच चुका है, करप्शन का तो कोई हद ही नहीं, मतलब यहाँ पर हाथ पार कर दिया है। और ख़ासकर करगिल में जो है ये हक़ के ज़हमत के नाम पर वो लिया जा रहा है, यानी उसको करप्शन नहीं है, मतलब हक़ के ज़हमत है, यानी गवर्नमेंट उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, वो बहुत बेकार है। मतलब ऐसे कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके मतलब ये नहीं है सबकी बात नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग हैं यहाँ, बहुत सारे कुछ लोग हैं, वो सबकी नज़र में भी है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ जैसे मतलब सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम बहुत गलत सिस्टम है, इस सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसा ट्रांसफर पॉलिसी हो, एक आदमी को 10-10 साल हो गया एक जगह पे बैठ के, एक आदमी को बेचारे को घर में से बाहर बैठ के 10-10, 20, 15 साल हो गए, ये तो जुल्म है, ये कौन सा इंसाफ है? इसमें भेदभाव करना, इसमें पॉलिटिकल इशू बनाना, ये तो गलत बात है। अभी मैंने कुछ मुलाजिमों को देखा, वो 10-10 साल से 15 साल से एक ही जगह पे बैठे हुए, कुछ लोग बेचारे घर भी पहुंचते नहीं, 10-10 साल से घर से बाहर बैठे हुए, अपने होम टाउन से बाहर बैठे। ऐसी चीज़ें बहुत है, अब कितना गिनेगा हम, इतना कैसे गिन सकते हैं? और ये मैं नहीं कहता हूँ कि दावा के साथ कि मैं सब बिल्कुल ठीक कर दूंगा, हम कोशिश करेंगे इन सब को ठीक करने के लिए। अगर हमारा बना कुछ हमें कुछ मौका मिला, लोगों ने हमको खिदमत करने का मौका दिया, तो हम इन सब पे बात करेंगे, इन सब पे हम तीन चीज़ों पे काम करने की अशद ज़रूरत है सर। जैसे आपने फरमाया, सबसे पहले तो एयरपोर्ट बिल्कुल ही ज़रूरत है सर, उसके बाद करप्शन सर, पॉलिसीज़ जो ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ है, और साथ ही साथ हेडक्वार्टर रोटेशन को लेके आप लोग इस पे कुछ कर रहे हैं सर? वही ना, हेडक्वार्टर रोटेशन की बात भी आप कर रहे हैं ना, मैं अभी तक किसी ने इस बात पे मुद्दे पे छेड़ा ही नहीं, यही तो मैं अफसोस के साथ एक्सक्यूज़ कर रहा है, क्यों कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये या तो किसी के हेडक्वार्टर रोटेशन होना क्यों नहीं होना चाहिए भाई, हमारा हक नहीं है, वादा हुआ था, वादा भी हो गया है। एक डिविजनल कमिश्नर के लिए जब इतना लोग लड़ा है, तो अभी तो यहाँ पर तो सारा कमिश्नर आए हुए हैं, सारे डायरेक्टर्स आए हुए हैं, अभी हमारे पास यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर हमको यहाँ दिया हुआ है वो भी अभी यहाँ से ग्राउंड से गायब हो गए, वो भी ले में जाके बैठे हुए। ये तो गलत बात है ना। देखो, वो इशू मैं अकेला उठा के कहीं नहीं पहुंचेगा, सीधी बात है। जब अपोजिशन, इनका काम था अपोजिशन को उठाना, ये इनका काम था। इस वक्त हमारा हेडक्वार्टर जो है 6 महीना यहाँ पर 6 महीना वहाँ पर होना चाहिए था, कम से कम वो नहीं तो कम से कम एक दो कमिश्नर तो कम से कम यहाँ होना चाहिए था। ये सिर्फ यही चीज़ है, मतलब इसको कि यहाँ कौंसल का मोनोपोली चले, अपना मोनोपोली चले, कोई कमिश्नर नहीं हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, किसी को अपना मनमानी करे। इस चीज़ के लिए तो ये लोग डिमांड नहीं कर रहे इस चीज़ का, ये तो लीडरों के उसमें जाता है, बिलम तो लीडरों के पास जाता है। आवाम का क्या गलती है? आवाम तो कल बैठे बोले हड़ताल करो, हड़ताल करेगा। कल में भी हड़ताल का काल दे तो वो भी हड़ताल कर दे, कल एक स्टूडेंट भी हड़ताल का काल दे तो हड़ताल दे। आवाम बेचारे मजलूम है, वो बेचारे लोग ऐसे मतलब हर किसी के उसमें वो आ जाते हैं। लेकिन जो हमारा बेसिक जो हमारा जो मिलना चाहता, हमको जो हकूक मिलना चाहता, वो नहीं मिल रहा है। इस वक्त सारा कुछ ठेके में दे के रखा है आप लोगों ने। अब इधर से बोलता है जी हमने केडे बनाया, एपेक्स बनाया, तो एपेक्स में ये मुद्दा क्यों नहीं रखा भाई? एपेक्स में ये हेडक्वार्टर का रोटेशन इसमें क्यों नहीं रखा? अब आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं भाई, पहले जो दिया है उसको संभाल नहीं पा रहा है, अब स्टेट क्या संभालेगा? मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये मुद्दा एपेक्स और केडे में क्यों नहीं रखा भाई? इसको रखना चाहिए था ना, क्यों नहीं रखा? फिर ये तो रखना चाहिए था। हमारे मामूली फाइल के लिए ले जाना पड़ता, अभी मामूली फाइल के ले जाना पड़ता है, और ले में जाके जिस तरह पहले हम जम्मू और कश्मीर में जाते थे, अभी हम ले में जा रहे हैं। तो कई लोगों पर ये जुल्म किया, जिंदगी भर ऐसे पड़े रहना इसको। ये तो मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, मैं आवाम के, मैं पार्टी के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, मैं एक आवाम के हिसाब से, एक सिटीजन के हिसाब से भी बोल रहा हूँ। भाई ये चीज़ क्या हो रहा है? हमको ये मुद्दा उठाना चाहिए। अभी मैं बोलूँगा कि मैं अगर सत्ता में आया तो मैं इसको ठीक कर देगा, वो गलत बात भी है, मेरा बात गलत है, इसमें सब उठना चाहिए।
चाहे आप लोग सप्ताह में आए या ना ना आए, इन पे आप काम करोगे? काम करना है हमने तो अपना इशू रखना है, ये हमारा इशू है भाई, इसको रखना है हमने, चाहे बने या ना बने, हम तो बोलना है, ये हमारा हक है बोलना है, हमने लड़ाई करना है, चाहे बने या ना बने, चाहे यूटी गवर्नमेंट माने या ना माने, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई वास्ता ही नहीं इसका, ये एलजी के अंदर में है, क्योंकि स्टेट के अंदर जो है स्टेट का एलजी पावर है, यहाँ पर रखना उधर रखना कहीं भी रखे, ये इसका अंडर में है। ये बीजेपी सरकार के साथ इसका कोई वास्ता नहीं, ये हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें है। लेकिन हमारे जो लीडर साहिबान है वो लोग इस मुद्दे को नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे, कैसे किसने नहीं उठाया, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो हमेशा बोलूँगा भाई, या आप उनसे सवाल करना चाहते मैं हैं? तो हमेशा बोलूँगा, हमेशा वो सवाल करूँगा और हमेशा मैं तो डिमांड करते रहूँगा, चाहे मैं जहाँ तक भी पहुँचे मैं बात करूँगा, बिल्कुल सर। मैं तो बोलते रहूँगा। यूटी इंतज़ामिया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा यही दावा रहा है सर कि बोथ LHDC ले और करगिल हम एम्पावरमेंट करने जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहोगे? ये स्टार्टिंग में ही अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कमेंट किया था कि भाई यूटी जो है इसको हम दोनों कौंसल को जो है हम एम्पावर करेंगे, ये तो उनका वादा है, करना है उनको, ये तो करना भी पड़ेगा, जब जबान दिया है तो करना भी पड़ेगा। क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो अब LHDC से ही एलजीसी से है और इसी एलजीसी को एम्पावर करेगा तो हम और भी आगे पावर बन सकते हैं, समझो स्टेट का ही पावर मिलेगा हमको। इसमें पावर क्या क्या चाहिए, आप डिमांड रखो उनके पास, आप इसको छोड़ के आप कोई दूसरा मुद्दा लेके बैठे हुए जो कि ना होने वाली बात है, जो ना होने वाली बात है, आप जो चीज़ दिया हुआ है उसको संभाल नहीं रहा है, उसको एम्पावर नहीं कर रहे, किसी और मुद्दे को छेड़ के बैठे हुए हैं, ये तो गलत बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे साथ हाजी इनायत अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, जितने भी मेहमान को या किसी भी शख्सियत को, पर्सनैलिटी को या काउंसलर को या पॉलिटिशियन को मैं दावत देता हूँ, उससे मैं आखिर में एक अपील और एक मैसेज लेता हूँ। सर, आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को क्या अपील करना चाहते हो, और आपकी तरफ से जनरल पब्लिक के डिस्ट्रिक्ट करके क्या मैसेज रहेगी? मेरा आखिरी सवाल। मेरा मैसेज ये है कि भाई आपस में मिलजुल के रहिए, आपस में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ये सिर्फ 4 दिन का एक मतलब एक समझो एक खेल है, उसके बाद सबको मिलजुल के रहना है। क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन ये बनते हैं कि भाई भाई से कट जाते हैं, बहन भाई से कट जाते हैं, रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से कट जाते हैं, ये ऐसा माहौल क्रिएट मत करो। ये एक सिर्फ पॉलिटिक्स है, ये 4 दिन का पॉलिटिक्स है, उसके बाद मज़े से 5 साल आराम से खाना जिसको भी मिलेगा, जिसका भी सरकार आएगा, चाहे बीजेपी का हो। हार जीत होना है, हार जीत तो किसी को तो जीतना ही जीतना है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। बाकी मैं अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को बोलता है कि आप लोग मुझे काबिल समझे तो, अगर मैं काम करने के लायक समझे तो मैं समझता हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए, और अगर किसी और का काबिल समझे उसको दीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे ही दीजिए, लेकिन अपने वोट को जो है आप देख के सोच समझ के दीजिए, ताकि आपके गाँव में, आपके लोगों में जो कंस्टिट्यूंसी में जो है तरक्की आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि और लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, आपस में भाईचारा कायम रख के आप वोट दीजिए, जहाँ भी हो, करगिल के किसी भी कोने में हो, सब मिलजुल के बैठ के प्यार मोहब्बत से आप वोट दीजिए। जी सर, एक क्वेश्चन में इसमें भूल गए थे, पूछना बहुत ही ज़रूरत है। सर, अपोजिशन हमेशा यही ब्लेम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आप लोग जब भी कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो आप लोग बार बार यही बोलते हैं कि इस बार हम 6 नॉमिनेशन और 8 नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहोगे? देखो भाई, मैंने तो कभी सुना भी नहीं, ना मैंने कभी बोला है इस बात को। आप क्या आला अहदेदार बोल रहे हैं? पता नहीं बोल रहा है तो वो अपने उनसे पूछिए जिसने बोला है, मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ, मुझे तो इस चीज़ का कोई पता भी नहीं। 4 नॉमिनेशन से 6-8 करने के लिए पूरा अमेंडमेंट, आपको पूरा LHDC एक्ट को आपको चेंज करना होगा। देखिए बात सुनिए, आज जिसने कहा है अब उनसे जाके पूछिए, मेरे नोटिस में ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने कहीं जगह ऐसा कोई बात बोला है। हम तो सीधे साधा सियासत कर रहा है, ऐसा कोई ख़ास मुद्दा नहीं उठा रहा है, तो ऐसा कोई बात मेरे झूठ भी नहीं, क्या पता जिसने बोला सही होगा, लेकिन मेरे नोटिस में ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बोला भी नहीं और न मेरे नोटिस में है ये बात। जी जी, थैंक यू, सीधी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे साथ हाजी इनायत अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैंने आपको पहले भी वजाहत की, साबिका चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल ददन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, सीनियर बीजेपी लीडर, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और कंटेस्टिंग कैंडिडेट है पोइन अकचमल कॉन्स्टिट्यूंसी के। ओवरऑल अपने जर्नी के, यानी कि पॉलिटिकल जर्नी के साथ साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के साथ साथ ओवरऑल 5th LAHDC इलेक्शन पे विस्तार में हमारे साथ डिटेल में हमारे दर्शकों तक अपना राय, विचार, मशवरे जो है वो पहुंचा रहे थे। कोशिश करेंगे अगले हफ्ते किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक पर्सनैलिटी के साथ, किसी और एक काउंसलर के साथ। इसी के साथ मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इस समय कैमरा लाइन पे जुड़े हुए हैं लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालू, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ खित्ते लद्दाख के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.